जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 104 पार्ट ए। इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो पार्ट ए है इसमें चैप्टर 12 हमारा जो इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है वो कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें सिस्टम तो हमने समझ लिए हैं। अब हम ये सीखेंगे आज कि जो सिस्टम हमने पढ़े हैं, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट, पेरोल सिस्टम, इनको हमने डॉक्यूमेंट कैसे करना है। भाई सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेना काफ़ी तो नहीं है, इसको डॉक्यूमेंट भी तो करना है, लिखना भी है। तो हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं? ठीक है, एक तरीका है डिटेल्ड वाला, एक है एफिशिएंट वे कह लें इसको। ठीक है, तो दो तीन तरीके हमें स्टैंडर्ड एंड टोटल बताए हैं। और अहम चीज़ ये बताई कि तरीका कोई सा भी अडॉप्ट कर ले। मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कौन सा है? स्टैंडर्ड कहता है इससे गर्ज नहीं, ये आर्डर की ऑप्शन है। मुझे किससे गर्ज है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपने जो सिस्टम अंडरस्टैंड किया है उसके एविडेंस के तौर पे आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीख रहे हैं? मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि डॉक्यूमेंटेशन जो हमने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की है उसको डॉक्यूमेंट किस तरीके से करना है। इस हिस्से के बाद फिर इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी है जो कि तकरीबन 70% हम पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा हमने किसी चैप्टर 10 या 11 में शायद ये सीखा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करना है। थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें हमने ये सीखा था कि स्टाफ कम होता है और उसमें हाँ जी कंट्रोल्स रिस्क नॉर्मली हाई होता है क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या हमने पढ़ा था, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? क्या कैट्स को यूज़ करते हैं हम? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैट्स को यूज़ किया जाता है? नहीं किया जाता क्योंकि उनका प्रॉपर आईटी सिस्टम नहीं है। और ऑडिटर कंट्रोल्स पे रिलाई करता है क्या? नहीं करता। शाबाश शाबाश, यही कंसेप्ट है। तो यही तकरीबन मिलते जुलते कंसेप्ट हम आज सीखेंगे। लेकिन आज हमने सीखना है कंसेप्ट जो है वो है स्मॉल एंटिटी का ऑडिट कैसे किया जाएगा। तो चैप्टर 12 में बेसिकली दो कंसेप्ट हैं। बड़ा कंसेप्ट एक ही है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम के मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम, ये सीखेंगे। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, आता है इसमें, केस स्टडी नहीं आती। यानी आज का जो चैप्टर 12 का हम जो भी कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें केस स्टडीज नॉर्मली टेस्ट नहीं करता दोनों। फिर इसके बाद जो पार्ट बी होगा आज के लेक्चर का, वो रिलेट करेगा केस स्टडीज, सॉरी चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में याद होगा आपको, हमने केस स्टडी में ये तो सीख लिया था कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आए तो डिसाइड कैसे करना है टाइप ऑफ ओपिनियन। डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन सीख लिया था, उसकी ड्राफ्टिंग नहीं सीखी थी। ठीक है, वो आज सीखेंगे हम। ठीक है, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही आसान है। लेकिन ये वो कंसेप्ट है कि जिसने अगर सीख लिया तो सीखने में आधा घंटा लगेगा। ड्राफ्टिंग का कंसेप्ट कैसा है? सीख लिया ना अगर, आधा घंटा लगेगा। लेकिन नहीं सीखा तो एग्जाम में एक लफ्ज भी नहीं कर सकेंगे। मेरा एक सीफैप लेवल का एक क्वेश्चन था, एक पेपर था अकाउंटिंग का, सीफैप लेवल का, मुझे याद है। उस अटेम्प्ट से पहले एक इंश्योरेंस कंपनी पे मुझे प्लान किया गया। इंश्योरेंस, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी थी, तो उसका एक ब्रांच थी, उसकी रीजनल ऑफिस था, उसका ऑडिट करना था, कुछ ब्रांचेस थी। तो हर रोज़ जाके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, वेरिफिकेशन, एजेंट का कमीशन, इंश्योरेंस प्रीमियम और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना और उसकी इम्प्लीकेशन वगैरह वगैरह, ये काम होता रहा। अटेम्प्ट आई, उसने सिंपल छोटा सा क्वेश्चन पूछा। उसने कहा ये इंश्योरेंस कंपनी का ट्रायल बैलेंस है, उसकी एडजस्टमेंट भी कोई नहीं। इंश्योरेंस कंपनी का ट्रायल बैलेंस है, कहने लगा मुझे इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दो, एडजस्टमेंट कोई भी नहीं। आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है, इसमें सीफैप लेवल की क्या बात? सीफैप लेवल की बात ये थी कि इंश्योरेंस कंपनीज पे इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है और इंश्योरेंस कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी
इसके बारे में गाइडेंस इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस प्रोवाइड करता है। अब उन पे जाहिर है कोई IAS 1 अप्लाई तो नहीं होता, ठीक है। तो उसके अच्छा, अब जिस स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने जिंदगी में एक दफ़ा भी इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ा हुआ था ना, उसके लिए तो ये हलवा तरीन क्वेश्चन था, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। उसे पता था ये फॉर्मेट है, उधर से इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट ही कोई नहीं, इंफॉर्मेशन उठानी है अप्लाई करने। उसमें मेन कंसेप्ट ये था कि टाइप ऑफ इंश्योरेंस के लिहाज से ना हर एक को लहदा, जिस तरह आप वो पढ़ते हैं ना सेगमेंट रिपोर्टिंग, उस तरह का कंसेप्ट था कि टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर एक का लहदा। लेकिन जिसको कुछ अंदाज़ा ही नहीं था वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सका, और अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। हालांकि ये मैं एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस में होते हैं ना तो कुछ सीखने के मूड में नहीं होते। जब घर से फर्म में काम करने के लिए जा रहे होते हैं, सीखने के हम कहते हैं बस क्या क्या काम करना है, वो पिछली दफ़ा जो काम हुआ था, कोई जजमेंट नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई सोचना नहीं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन मुझे उस वक्त पता चल गया था कि क्वेश्चन मेरे हाथ से निकल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना मुझे पता था कि क्लासिफिकेशन बनेगी, लेकिन उसके आगे कुछ एक्सपेंसेस कॉमन होते थे, कुछ ने लदा होना था। बेसिक फॉर्मेट मेरे जहन में था क्या है, लेकिन अब कौन से कॉमन एक्सपेंसेस थे किनको लदा शो करवाना था वो मेरे जहन में। तो बताना ये चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर दिखने में बड़े अजीब से लगते हैं, जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता, लेकिन ये वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको उनका बेसिक फॉर्मेट पता हो ना क्या करना है, आप उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उनको सीखने में आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर ना सीखा हो ना, एक लफ्ज़ भी नहीं आप लिख सकते। मैं उस अटेंड में नहीं हुआ था। तो अब क्या, तो ये जो हम सीखने जा रहे हैं ना, मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट, ये यही ऐसा ही कंसेप्ट है कि अगर आपने नहीं सीखा ना, अभी मैं आपको कह दूं क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर, सर आप कहेंगे सर डिसाइड करने इतना मुश्किल काम है, लिखेंगे कैसे, और उसमें एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हो गया तो क्या होगा, ठीक है ये। लेकिन जब आप सीख लेंगे आधे घंटे से ज़्यादा इंशाल्लाह ये टाइम नहीं लेगा। सिर्फ कुछ रूल्स को आपने पिक करना है, जो रूल्स आपको बताऊंगा। तो आज के लेक्चर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम क्या सीखेंगे, चैप्टर 12 को कंक्लूड करेंगे, दूसरे हिस्से में चैप्टर 4, फिर 3-4 छोटे छोटे बराए नाम किस्म के कंसेप्ट है, बराए नाम किस्म के, ठीक है, उनको हमने 3-4 मिनट के डिस्कस करना है। पहले हिस्से में चैप्टर 12 इंटरनल कंट्रोल में क्या सीखेंगे, इंटरनल कंट्रोल के अंदर मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरे हिस्से में चैप्टर 4 की ड्राफ्टिंग सीखनी है। थीम लेक्चर का क्लियर हो गया आपको, चलिए। अच्छा, इसके साथ ही कंसेप्चुअली प्रोबेबली मेरा प्लान ये है कि सिलेबस जो है आपका वो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन कल की क्लास फिर भी होगी, भी आपका मनोरंजन भी तो करवाना है, वो सबसे अहम है। और इसके साथ जो आज पढ़ेंगे उसके पास पेपर के क्वेश्चन भी, भाई कोई भी एक कंसेप्ट भी तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए, ठीक है क्या जी, नहीं कोई नहीं, वो खैर है। सैंपल साइज कम है। तो सिलेबस, कंसेप्चुअली सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कल की क्लास भी होगी। आज हमने जो कुछ पढ़ा है इसके पास्ट पेपर जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि कोई एक टॉपिक भी ना रह जाए जिसकी प्रैक्टिस ना की हो। क्लियर जी? स्टार्ट करें आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? शाबाश शाबाश। क्वेश्चन 13। अच्छा, क्वेश्चन 13 एक क्लासिक क्वेश्चन है एक कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट क्या है कि एग्जामिनर की पूरी कोशिश होती है, जैसे आप एग्जामिनर की पूरी कोशिश होती है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा भी हुआ है ना, वो क्वेश्चन ऐसे बनाए आपको लगे ये तो पढ़ा ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस है। वो इस तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने की कभी कभी कोशिश करता है। ये क्वेश्चन इसकी एक एग्जाम्पल है। इसमें उसने अल्फाज ऐसे यूज किए कि पहली दफा पढ़ते ही बज़ाहिर आपको लगेगा ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या पूछ रहा है। कह रहा है, यू आर द CFO ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विच हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड द सुपरमार्केट इन द सिटी।
वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज टू इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरलाइन कर ले, इससे हमें पता चल गया चैप्टर कौन सा है, इंटरनल कंट्रोल वाला। कह रहे लिस्ट 6 की कंट्रोल्स, लिस्ट 6 की कंट्रोल्स, कंट्रोल एक्टिविटी के, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के, वीकनेस के, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटीज। शाबाश। की कंट्रोल्स किस लिए? ओवर कैश सेल्स एंड कैश हैंडलिंग। इसको पहले इंटरप्रेट करें। कैश सिस्टम के कंट्रोल्स पूछ रहा है, ये तो पता चल गया। अब कैश सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, रिसीविंग का है, पेमेंट्स का है, हैंडलिंग बैलेंस का है, रिसीविंग, पेमेंट, पैटी का। कौन सा? पहली चीज पैटी कैश तो नहीं लिखना है ही नहीं। बाकी क्या रिसीट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस सारे लिखने चाहिए। कैश सेल्स उसने कहा है, इसका मतलब रिसीट के तो मस्ट आएंगे, सेल्स है ना, तो कैश सेल्स से रिसीट्स ही आएंगे, रिसीट्स के कंट्रोल्स तो मस्ट आएंगे। मार्क्स है लेकिन 6 और कंट्रोल्स है शायद 3-4 कंट्रोल्स हैं। बाकी क्या मजीद भी कुछ लिखना है? पहले तो ये डिसाइड करें मजीद कुछ नहीं। उसने कैश सेल्स के साथ लिखा है कैश हैंडलिंग। ये कैश हैंडलिंग का लफ्ज हमारे लिए नया है। इससे मुराद क्या है? कैश पेमेंट, कैश बैलेंस, या के दोनों? कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, हैंडलिंग से मुराद कैश बैलेंस। तो ये कैश बैलेंस के भी कंट्रोल्स लिखेंगे, आपके 6 कंट्रोल्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कंट्रोल्स पूरे ना होते, मैं पेमेंट के भी लिख देता। पेमेंट के भी, वो भी तो कैश हैंडलिंग में ही कर सकते अगर मार्क्स पूरे। कैश रिसीट के कंफर्म है, और क्लोजिंग कैश जो हम ऑफिस में रखते हैं, जो बैंक वाला है वो नहीं है, जो ऑफिस में रखते हैं वो भी कंट्रोल मस्ट आएंगे। मार्क्स को देखते हुए अगर जरूरत पड़ती तो मैं पेमेंट भी लिख देता, क्योंकि हैंडलिंग का वर्ड उसने जनरल यूज किया, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया कि किस पेमेंट, रिसीट या किस कैटेगरी चाहिए। जी, कैश सेल से क्या उसके सेल्स की तरफ इंडिकेशन नहीं जा रही? देखिए यहाँ पे लिस्ट 6 कंट्रोल्स ओवर कैश सेल्स एंड कैश हैंडलिंग। कैश सेल्स है ना, तो जब हम कैश को कंट्रोल कर लेंगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सेल्स भी वेरीफाई हो रही है इंडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सेल्स नहीं है। वरना वो कैश को पहले ना लिखता, वो कैश को इंपॉर्टेंस दे रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, सेल्स नहीं। ठीक है। बी, वैसे भी इसमें कुछ सेल्स के भी तो आ ही जाते हैं, वो जब वो टिल रोल हम कहते हैं कि जी हर इनवाइस क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल इस पे फोकस कैश पे है, मेरी जजमेंट ये। बी, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ, इस नाम से हमने कोई कैटेगरी नहीं पढ़ी, लेकिन क्या आपको पता चल गया कि एरिया है इन्वेंट्री का। अब खुद आपने सोच, जैसे वहां पे हैंडलिंग में सोचा था ना कि हैंडलिंग से क्या क्या मुराद, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, खुद सोचे इन्वेंट्री की मिस एप्रोप्रिएशन किस किस जगह पे हो सकती है। क्लोजिंग बैलेंस में हो सकती है, ये तो 100% कंफर्म। लेकिन क्या करें, अब वो उसके क्लोजिंग के पॉइंट्स ही दो हैं कंट्रोल्स, और क्या करें, फिजिकल सेफगार्डिंग हो गई, और क्या इन्वेंट्री लेवल से फ्रॉड मिस एप्रोप्रिएशन रुकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसे तो ये इररेलेवेंट है। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, ये भी मिस एप्रोप्रिएशन से रेलिवेंट नहीं है। अब अहम क्वेश्चन, क्या इन्वेंट्री को रिसीव करते हुए या इशू करते हुए मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है? शाबाश, चूंकि उसने मिस एप्रोप्रिएशन पूछा है, अब आपने सोचा मिस एप्रोप्रिएशन किस किस कैटेगरी में हो सकती है। रिसीट एंड इशू ऑफ इन्वेंट्री में हो सकती है। हाँ, रिसीव किया हो रिकॉर्ड ही ना करें,
या अनऑथोराइज्ड इशू कर दे जो अप्रूव्ड नहीं है, वो भी, उसमें भी तो फ्रॉड हो सकता है, या क्लोजिंग बैलेंस चोरी हो जाए। तो इसमें जो हमने कंट्रोल्स लिखने हैं वो रिसीट्स, पेमेंट्स और बैलेंस के। क्लियर हुआ ये? तो ये कैश हैंडलिंग को अंडरलाइन करें और मिस एप्रोप्रिएशन को अंडरलाइन करें। ये उसने आपको क्लियरली मैसेज नहीं दिया, लेकिन आपको इंडिकेशन उसने दे दी कि किस कैटेगरीज को आपने कवर करना है। क्लियर जी? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14, ये है केस स्टडी, और ये है, अच्छा सॉरी, हाँ जी हो गया था ये 14। List the internal controls that a small printing company with office equipment, motor vehicles and plant and machinery should have in place. इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरलाइन करें, इससे आपको पता चल गया इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है। और फिर जब उसने बताया कि कहाँ पे मुझे कंट्रोल चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर, इससे आपको पता चल गया नॉन करंट एसेट्स है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कंट्रोल एक्टिविटी पूछ रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछ रहा है, या कंट्रोल वीकनेस? क्या पूछ रहा है? इंटरनल कंट्रोल यानी कंट्रोल एक्टिविटीज। तो फिक्स एसेट्स में क्या कोई खास कैटेगरी बताएंगे कि जितने भी कंट्रोल है सारे बताएंगे? उसे स्पेसिफाई नहीं किया मुझे किस एक्टिविटी से रिलेटेड कंट्रोल, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चाहिए कंट्रोल, तो हम सारे ही लिख देंगे। क्या क्या है कंट्रोल बता सकते हैं? ऑथराइजेशन, फिक्स एसेट्स, शब्द। अच्छा, अब ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये फिक्स एसेट्स के इंटरनल कंट्रोल पे एक अच्छा क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है आइडेंटिफाई, ये केस स्टडी, आइडेंटिफाई 6 स्ट्रेंथ्स इन लिथम्स इंटरनल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड एक्सप्लेन व्हाई दे मे रिड्यूस कंट्रोल रिस्क। 6 स्ट्रेंथ्स बतानी है और बताना है कि क्यों इनकी वजह से कंट्रोल रिस्क रिड्यूस हो सकता है। यानी इसमें हमने वीकनेसेस नहीं ढूंढनी, स्ट्रेंथ्स ढूंढनी है। शाबाश। कह रहा है लिथियम कंपनी इज ए लार्ज इंजीनियरिंग कंपनी विद 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थ्रू आउट द कंट्री इन विच इट इज लोकेटेड। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैपिटल इंटेंसिव, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज्यादा एसेट्स की जरूरत होती है, ज्यादा कैपिटल एसेट्स की जरूरत है। एंड द कंपनी होल्ड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। द फाइनेंस डायरेक्टर इज, यहां तक कोई सिस्टम तो नहीं उसने हमें बताया, अभी तो सिस्टम शुरू ही नहीं हुआ। फाइनेंस डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड नॉन करंट एसेट्स बजट एनुअली विच इज बेस्ड ऑन ए 5-year बजट approved by whole board of directors after consultation with the audit committee। इसमें आपको नजर आ रहा है कि कोई कंट्रोल हो? क्या? बजट बनना, बजट का प्रिपेयर होना, ये कंट्रोल होता है। कंट्रोल के तौर पे बजट एक कंट्रोल के तौर पे काम करता है ना, कि एक्चुअल एक्सपेंसेस इस अमाउंट से ज्यादा ना हो। तो बजट का बनना, डायरेक्टर्स का इसको अप्रूव करना, ये एक गुड कंट्रोल की निशानी है। ठीक है, जैसे घर वाले आपका बजट बना देते हैं, महीने में, हर महीने में आपको 5,000 भेजेंगे। अब आपको पता है महीने के पहले दिन भी अगर आपने खर्चा करना है ना, आपको पता है कि पूरे महीने के लिए 5,000 है, इसमें से खर्च करना है। तो ये एक कंट्रोल के, ताकि एक्सपेंसेस ओवररन ना हो। तो पहला कंट्रोल क्या आ गया हमारा? बजट का। फिर कह रहे हैं दिस एनुअल बजट विच इज आल्सो अप्रूव्ड बाय फुल बोर्ड इज हेल्ड ऑन कंप्यूटर फाइल एंड द अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ ए परचेज एंड इज द अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ परचेज ऑर्डर। ये कंप्यूटर फाइल पे रखा जाता है और यही अथॉरिटी है परचेज ऑर्डर इशू होने के लिए। ठीक है, दिस एनुअल बजट जो कि फुल बोर्ड अप्रूवल की तो बात पहले का कर चुका है, is held on a computer file and is the third, ये लाइन काट दी, इसमें डुप्लीकेशन इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये दिस एनुअल बजट, ये वाली लाइन काट दीजिए, क्योंकि अप्रूवल की बात वो ऑलरेडी कर चुका है। और अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ परचेज ऑर्डर का मतलब ये है कि परचेज ऑर्डर इशू करने से पहले इसको देखा जाता है। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड बजट बना है, तो उसको देखेंगे। या आप इसको, इस चीज को कि अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ परचेज ऑर्डर
अगर इसके आगे वो मजीद कुछ इंडिकेशन कोई इसके बारे में बात नहीं बताता तो इसको एक गुड कंट्रोल के तौर पे लिख सकते हैं कि नया परचेज ऑर्डर इशू करने से पहले देखा जाता है बजट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, हाँ इसको काट दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना आप इसको नोट कर लें। अगर आगे मजीद इंफॉर्मेशन नहीं आती कोई और हमारे पास कंट्रोल कम है तो इस बात को आप लिख सकते हैं। ये बात क्या है कि नया परचेज ऑर्डर इशू करने से पहले बजट देखा जाता है, बजट मौजूद है कि नहीं। खासतौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ना बजट ही उनका सब कुछ होता है, वो ये नहीं देखते ज़रूरत है कि नहीं, वो देखते हैं बजट में है कि नहीं। बजट में है, ज़रूरत नहीं भी है, चीज़ें मंगवा लेंगे, बजट पूरा करना होता नहीं। ये साइकी है गवर्नमेंट। और अगर बजट पूरा हो चुका है तो जितनी मर्जी ज़रूरत हो, चीज़ 1 रुपये की नहीं आएगी, अगले साल ही आएगी जब नया बजट आएगा। When the item of plant and equipment is delivered to the company, a pre-numbered good receipt note is prepared, a copy of which is sent to the accounting department and used to update the non-current assets budget to reflect the movement. जी, अब जैसे जब भी कोई एसेट आ रहा है, GRN बन रहा है, क्या ये गुड कंट्रोल है? अरे बिल्कुल। और फिर इसके बाद जो बजट अपडेट हो रहा है, ये भी एक अच्छा कंट्रोल है जो इंश्योर करेगा एक्सपेंसेस ओवर। लेकिन इसको आप अलहदा आइटम के तौर पे, कंट्रोल के तौर पे ना मेंशन करें, क्योंकि ऑलरेडी बजट की बात हम कर चुके हैं। तो 2 बड़े कंट्रोल अभी तक हमारे पास आ गए, बड़े कंट्रोल्स 2 आ गए, एक बजट बन रहा है, दूसरा जब भी एसेट GRN बन रहा है। द इक्विपमेंट इज केयरफुली इंस्पेक्टेड बाय द प्रोडक्शन पर्सोनल एंड टेस्टेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। ये तो सबसे अच्छा प्रोबेबली कंट्रोल है कि जब भी फिक्स एसेट्स आ रहा है आप उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। याद है नॉर्मली परचेज सिस्टम में ये वाला एलिमेंट मिसिंग होता था और वो कहता था, हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम आइडेंटिफाई करें कि जब गुड्स आ रही हैं तो वो उनकी इंस्पेक्शन भी होनी है। यहाँ पे उसने खुद बता दिया। ठीक, इस लाइन को याद कर लें, ये परचेज सिस्टम में आपके काम आएगी लिखने के। ठीक है, कि शुड बी इंस्पेक्टेड and should be tested for proper operation, purchase system inventory. But an operational certificate is prepared by production department and this is used by accounting department together with GRN to check against a purchase invoice when it is received. वो कह रहा है कि एक ऑपरेशनल सर्टिफिकेट भी इशू होता है, GRN भी इशू होता है, फिर ऑपरेशनल सर्टिफिकेट कि ये ऑपरेटिंग कंडीशन में एसेट, और उसको फिर हम परचेज इनवाइस के साथ भी मैच करते हैं। अब ये किस कंट्रोल की तरफ इशारा कर रहा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में? कंप्लीट ऑडिट ट्रेल टेस्ट किया जा रहा है। कंप्लीट ऑडिट ट्रेल टेस्ट, अगर आपको याद हो परचेजेस सिस्टम के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये कंट्रोल भी था शायद, कि रिकॉर्डिंग करने से पहले इंश्योर कर लें कंप्लीट ऑडिट ट्रेल मौजूद है। कंप्लीट ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है? परचेज इनवाइस भी मौजूद है, GRN भी मौजूद है, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मौजूद है, ताकि कंफर्म हो जाए जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, उसके अगेंस्ट वाकई ही गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। ये तो इसके बहाने से तो हमारा परचेज सिस्टम भी मुझे लग रहा है रिवाइज हो रहा है। तो अभी तक कितने कंट्रोल्स आ गए? एक बजट वाला, एक था हमारा प्री नंबर्ड GRN वाला, इंस्पेक्शन वाला, और ये ऑडिट ट्रेल वाला। 4 हो गए। फिर इसके बाद एट द सेम टाइम द परचेज इनवाइस एंटर्स द परचेजिंग सिस्टम, a computerized non-current asset register is updated. Computerized non-current asset register automatically update, इसका मतलब वो इंटीग्रेट किया गया है इस सिस्टम के साथ। तो ये एक अच्छा कंट्रोल है, और ये तो बल्कि कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल है कि जैसे ही परचेज रिकॉर्ड होती है फिक्स एसेट की, नॉन करंट एसेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वरना मैनुअली तो आपको पता है हमें अलहदा से अपडेट करना पड़ता है। ये कंट्रोल पढ़ा था हमने कि जब भी कोई फिक्स एसेट्स खरीदें और बेचें, फौरी तौर पे फिक्स एसेट रजिस्टर को अपडेट करें। तो ये कह रहे हैं ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये अच्छा कंट्रोल है कि नहीं? फिक्स एसेट रजिस्टर नॉन करंट एसेट रजिस्टर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, एक ही है। तो ये 5वां कंट्रोल हो गया, आ गया। फिर इसके बाद एक्सेस टू नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सनल इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। हर एरा गैरा आके नॉन करंट एसेट रजिस्टर को नहीं छेड़ सकता, वरना वो उधर से एसेट डिलीट कर दे और इधर से भी बेच दे, किसी को पता ही ना चले। जब दोनों जगह पे एसेट नहीं है, ना फिजिकली ना बुक में, तो जो बिक गया उसका नहीं पता चलेगा। फिजिकली भी कैश गायब,
एंट्री से भी गायब, तो क्या उस गायब हुए कैश का कभी पता चलेगा? नहीं। लेकिन कह रहे हैं इसी चीज के लिए हमने कहा है जो नॉन करंट एसेट है उसमें किसी की एक्सेस सिर्फ काउंट। ये तो अच्छा कंट्रोल है। कितने हो गए? 6 हो गए। ऑन ए रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द ईयर द नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज कंपेयर टू प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन साइट बाय काउंटिंग डिपार्टमेंट पर्सोनल यूजिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द रजिस्टर एंड परमानेंटली मार्क्ड ऑन टू ईच आइटम इन द फैक्ट्री। फिजिकल कहता है हम रोल ओवर बेसिस पे, यानी कभी कहीं जाके फिक्स एसेट रजिस्टर जो हमारे पास एसेट होते हैं उनको देखते हैं फिजिकली मौजूद है कि नहीं। ऐसा कंट्रोल है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फिक्स एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। तो ये अच्छा कंट्रोल है। एक और कंट्रोल अच्छा है, परमानेंट मार्क कर रहा है। परमानेंट मार्क का फायदा क्या होता है? डुप्लीकेशन। लेकिन उसके लिए तो परमानेंट मार्कर की जरूरत, चले ठीक है डुप्लीकेट। एक और भी पर्पज होता है इसका। आपने कभी अगर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं, वहां पे जो चम्मच मिलते हैं ना, उनको देखें या प्लेट से देखें, उनके ऊपर उस नॉर्मली रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है। हाँ, ये किस लिए होता है? ताकि पता चल जाए ये एसेट बिलोंग करता है रेस्टोरेंट से। आप अगर घर ले भी जाएं तो वापस ले आए, पता चल जाए। वरना अगर नहीं वापस करते तो उनकी मार्केटिंग मुफ्त की होती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी के एसेट्स में भी रिस्क ये होता है कि बाज़ औक़ात एम्प्लॉय क्या करते हैं कि नया एसेट घर ले जाएंगे, नई बैटरी आई ना, नई बैटरी घर ले गए और पुरानी बैटरी घर से ले आए। इस तरह करते हैं, इस तरह के काम। तो कैसे इंश्योर हो कि ये बैटरी वही है जो कंपनी की है? परमानेंट मार्कर से उसके ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया जाए। सिंपल। इसे हम प्रैक्टिस में कहा करते थे कोडिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। कोडिंग नाम करते थे। फिक्स एसेट को कुछ ना कुछ नाम लिख दिया या उसका नंबर लिख दिया करते थे। फिक्स एसेट रजिस्टर में जिस सफ़े के ऊपर आ रहा था उसकी एंट्री, उसका रेफरेंस नंबर लिख दिया करते थे, जिससे पता चल जाता था ये हमारा ही एसेट है। बहरहाल, तो कम से कम 6 कंट्रोल जिसमें आइडेंटिफाई करने थे। 12 नंबर है ना, एक्सप्लेनेशन भी उसने पूछी थी। हाँ जी, और आपको पता है नॉर्मली एसीसी और आईसीडब्ल्यू की केस स्टडीज में और क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब चलते हैं मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। आज का कंसेप्ट, ये तो कल के कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस थे ना। स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये पेज अपने सामने रखिए ताकि जो कीवर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करवाना चाहता हूं वो साथ साथ आप अंडरलाइन करते रहें। स्टैंडर्ड कहता है आपने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की, सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री एंड नॉन करंट एसेट्स। इसको लिखना भी तो है। हमने कहा बिल्कुल लिखेंगे। कितने तरीके हैं? उसने कहा 3 तरीके हैं। तीनों को मैं बता देता हूं, इसका डिस्क्राइब भी कर देंगे, प्लस माइनस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बता देंगे। एट द एंड में आपसे पूछूंगा कि आपको इनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा। आपने इसको वैल्यूएट करना, ठीक है, इन कंपैरिजन। 3 मेथड हैं जी किसी भी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के। एक मेथड है नरेटिव नोट, एक मेथड है क्वेश्चनियर और एक मेथड है सिस्टम फ्लो चार्ट। नरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट। कितने मेथड है? 3। नरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट। नरेटिव नोट्स क्या करता है? नरेटिव नोट्स में हम सिस्टम नोट्स ऐसे ही लिखते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, नॉन करंट एसेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इंग्लिश में, पैराग्राफ शक्ल में, कंटिन्यूस पैराग्राफ। पहले ये होगा, कस्टमर आएगा सेल्स डिपार्टमेंट में, पहले देखा जाएगा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में एग्जिस्टिंग कस्टमर के न्यू कस्टमर है तो अलहदा जो क्रेडिट ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट है उसको भेजा जाएगा ताकि उसकी क्रेडिट लिमिट सेट करे। ये लिख रहे हैं हम। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो देखा जाएगा ऑर्डर इसकी लिमिट से एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एक्सीड नहीं हो रहा एक्सेप्ट कर लें, अगर एक्सीड हो रहा है रिजेक्ट कर दें।
अगर एक्सेप्ट हो जाता है फिर उसके बाद ऑर्डर की कॉपीज जनरेट होंगी, एक कॉपी अपने पास, एक कस्टमर को और एक अगले डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। फिर उसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट आएगा, डिस्पैच डिपार्टमेंट उस सेल्स ऑर्डर की बेस के ऊपर प्रिपेयर करेगा गुड्स डिस्पैच नोट, हेड साइन करेगा, उसके बाद कस्टमर को कॉपी भेज दी जाएगी, एक कॉपी अपने पास, एक अगले डिपार्टमेंट्स को भेज देगा। कस्टमर को जो कॉपी भेजी जाएगी उसके ऊपर कस्टमर के एक्नॉलेजमेंट वे ली जाएगी। फिर इसके बाद इनवाइसिंग डिपार्टमेंट है वो सेल इनवाइस प्रिपेयर करेगा। सारी चीजें हम लिख रहे होते हैं इंग्लिश की शक्ल में। ये क्या है? नरेटिव नोट्स, नरेशंस दे रहे हैं हम। क्या दे रहे हैं? नरेशंस। जैसे काउंटिंग एंट्री की नरेशंस होती हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर ₹50,000, यह नरेटिव नोट्स। कह रहा है नरेटिव नोट्स आर रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ काउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। इसमें रिटन डिस्क्रिप्शन को अंडरलाइन कर लें। नरेटिव नोट्स क्या है? रिटन डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन क्या मतलब? कैसे? वो पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक, इसी तरह इन्वेंटरी सिस्टम भी उसी तरीके से। आपने जितने भी क्वेश्चन केस स्टडी किए हैं ना, और एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी आपको वो नरेटिव नोट्स की शक्ल में ही आएगी। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल टू प्रिपेयर, जिसको इंग्लिश लिखनी आती है वो सिस्टम नोट्स बना सकता है। जिसको इंग्लिश लिखनी आती है, आपकी एग्जाम चलें सीख लेंगे, जल्दी सीख लेंगे, ठीक है। वो सिस्टम नोट्स बना, इजी टू प्रिपेयर, फिर easily understandable for all team members, especially for junior team members who find other methods too complex। वो कहता है जिस तरह लिखना इजी है उसी तरह पढ़ना भी इजी है। जो आपके दूसरे टीम मेंबर आसानी से इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेंगे, आसानी से सिंपल को अंडरलाइन कर लें और इजीली अंडरस्टैंडेबल को अंडरलाइन कर लें। एडवांटेजेस में ये वो की वर्ड्स हैं जिनको आपने याद करना है, पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। जी एग्री करते हैं? इंग्लिश में लिखा होगा, लिखना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है, समझ लग जाएगी, पढ़ते जाएंगे समझ लग जाएगी। लेकिन कह रहा है फिर मसला क्या है? डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस। नरेटिव नोट्स आर लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। इट मे आल्सो बी टाइम कंज्यूमिंग टू अपडेट देम व्हेन सिस्टम और कंट्रोल चेंजेस। अ लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग को अंडरलाइन कर लें। लिखते 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 थक जाएंगे, सिस्टम खत्म नहीं होगा इतनी आसानी से, ठीक है। 2-3 पैरा, ये तो अभी एग्जाम में छोटा सा सिस्टम आपको दिया जाता है ना, वो प्रैक्टिकली बात का 5-6 सफ़े का सिस्टम होता है एक, उसमें हर एक्टिविटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें लेंथी और टाइम का, लिखने में टाइम लगता है, एग्री करते हैं। फिर क्या कह रहा है? कह रहे हैं मिसिंग कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज नोट्स रिकॉर्ड द डिटेल बट डू नॉट आइडेंटिफाई कंट्रोल वीकनेस क्लियरली। कहता है ये वैसा ही है जैसे स्टॉक काउंट करते हुए बाकी सारी एक्टिविटीज लिख दे, ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कि नहीं इसके बारे में साइलेंट रहे। तो जो पढ़ने वाला है उसके जहन में ये फौरी तौर पे आ जाना कि इसमें ऑब्सोलीट स्टॉक तो अलहदा नहीं करा, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चीज सामने लिखी हो ना तो वो आ जाती है याद, ठीक है। जैसे बचपन का दोस्त है, अब अगर मैं आपसे कहूं याद करें बचपन के दोस्तों को, हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे हों जो आपके जहन में ना आए, लेकिन अगर बचपन का कोई भी दोस्त स्कूल का, वो चलते चलते बाजार में आप फौरन उसे पहचान लेंगे। तो कहता है जब आपने लिखा होता है ना, लिखा होता है ऑलरेडी, तो उसमें से जब सिर्फ गुड कंट्रोल ही सामने आ रहे हैं, एक कंट्रोल का जिक्र ही नहीं हो रहा, तो आपके लिए यह आइडेंटिफाई करना कि मिसिंग कंट्रोल्स कौन कौन से हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, याद करना पड़ता। जो कंट्रोल सामने आ रहे हैं ना उनको तो आप कंफर्म होके बता सकते हैं ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था, और जो मिसिंग है वो मुश्किल है। जैसे परचेज सिस्टम में सबसे मुश्किल कंट्रोल वीकनेस पता है कौन सी आइडेंटिफाई करना होती है? इंस्पेक्शन। क्यों भला? उसका जिक्र ही नहीं करता वो। ये कह रहा है मिसिंग कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू, जो कंट्रोल मिस हो गए ना वो डिफिकल्ट टू, इसको अंडरलाइन कर ले, मिसिंग कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। भाई एग्री करते हैं इससे? आसान तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। चले देखते हैं, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, देखते हैं अगला मेथड कौन सा है, हो सकता है वो इससे ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। ये नहीं तो वो सही, क्वेश्चन एयर, वो नहीं तो वो, बिल्कुल फ्लो चार्ट भी है आगे। क्वेश्चन एयर,
क्वेश्चनियर क्या है? कहता है क्वेश्चनियर नाम से जाहिर है क्या है? क्वेश्चनियर कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू रिकॉर्ड एंड इवेल्युएट कंट्रोल्स इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ काउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? लिस्ट ऑफ, अंडरलाइन करें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को। लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ। भाई ये कैसे? अब ये देखिए, अब मैं सारा सिस्टम नहीं सेल्स का लिख रहा, मैंने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। सीधी बात कर रहा हूं भाईजान, आर क्रेडिट लिमिट्स एस्टेब्लिश फॉर ईच क्रेडिट कस्टमर? यस। आगे यस या नो, इधर क्वेश्चन होगा, आगे यस ना होगा, यस। आर कस्टमर एक्नॉलेजमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स? यस। आगे यस या नो कॉलम लिखा होगा, यस। आपने देखा होगा बाजू का सर्वे करते हैं ना, जो वो क्वेश्चनियर फॉर्म में सर्वे कर रहे होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसके आगे आपसे कहते हैं यस नो करते जाएं, वो है क्वेश्चनियर। ठीक है? इज फिजिकल स्टॉक काउंट कंडक्टेड एवरी मंथ? इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एवरी मंथ? आर क्वालिटी ऑफ गुड्स इंस्पेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग GRN? यस नो यस लिखा। जितने यस हैं वो सारे कंट्रोल्स गुड हो गए, और जितने नो हैं बैड हो गए। यह है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है? कह रहा है पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ काउंटिंग सिस्टम, चाहे सेल्स में बना ले क्वेश्चन है, चाहे परचेज का बना ले, चाहे सेल्स में डिस्पैच का बना ले, इनवाइसिंग का, सबका बना ले, ये क्वेश्चनियर की शक्ल में। दूसरा तरीका कौन सा है? क्वेश्चनियर। कहते हैं इसके फायदे क्या है? क्वेश्चनियर क्विक टू प्रिपेयर। नॉर्मली हमने कॉपी करवा के रखी होती है, उसे कहते हैं सर ये फिल कर दीजिए क्वेश्चनियर। जैसे सर्वे करने वाले होते हैं ना, इन भाईजान को वही पेज दे दिया, इन भाईजान को वही पेज दे दिया। ठीक है? इनसे भी पूछ रहे हैं हाँ भाई आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जीतेगी, आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जीतेगी। सर्वे डिफरेंट है, पॉलिटिकल सर्वे इस तरह के होते हैं। ये देखा ही नहीं कि ये भाईजान प्राइमरी फेल है और वो बेचारा PhD है। PhD का वोट और प्राइमरी फेल का वोट एक बराबर हो जाता है। और आपको पता है मुल्क में ज्यादा तादाद किन की है? प्राइमरी फेल। तो फिर सिलेक्शन तो फिर पता चल ही जाती है ना किसने की है। क्वेश्चनियर आर क्विक टू प्रिपेयर, आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। As they emphasize on controls, hence missing controls or deficiencies are easily highlighted by the team. इसमें वो ये वाला मसला खत्म हो गया। क्यों भला? कैसे खत्म हुआ पता है? नो कंट्रोल वीकनेस है। लेकिन कह रहे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम? इट कैन बी इजी फॉर क्लाइंट टू। अच्छा, इसमें आपने अंडरलाइन कर लिया, किसको अंडरलाइन? ये क्विक टू प्रिपेयर को अंडरलाइन करवाया, क्विक टू प्रिपेयर। और फिर इसके बाद मिसिंग कंट्रोल्स आर इजीली हाईलाइटेड। मिसिंग कंट्रोल्स आर हाईलाइट, वो नो वाले सारे मिसिंग कंट्रोल। फिर इट कैन बी इजी फॉर क्लाइंट टू ओवरस्टेट द लेवल ऑफ कंट्रोल्स। ओवरस्टेट को अंडरलाइन कर लें। क्लाइंट ओवरस्टेट कर सकते कैसे? यस 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 यस, सब यस यस। जैसे टीचर का सर्वे हो रहा होता है, टीचर पसंद हो सारा कुछ यस, फीडबैक में टीचर पसंद है सारा कुछ यस। हाँ, और अगर टीचर पसंद नहीं है सारा कुछ नो। इसीलिए हम टीम को कहते हैं जिन्होंने सर्वे करा, भाईजान एक दिन पहले में बता दिया करें, स्टूडेंट का कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दिया करें। नहीं पता कौन की साइकिल पता है। तो इट कैन बी इजी फॉर क्लाइंट। फिर इसके बाद ए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में मिस आउट अनयूजुअल कंट्रोल्स ऑफ क्लाइंट। वो कहते हैं आपने एक बैंक के MCB के लिए एक लेके गए क्वेश्चनियर, वही आपने UBL में भी वही दे दिया, HBL में भी वही। हालांकि हो सकता है उनके लेवल ऑफ ऑपरेशंस बेसिक एक्टिविटी सेम होंगी, लेकिन कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ हो सकता है। फॉरेन करेंसी में ज्यादा डील कर रहे हो, कुछ कम डील कर रहे हो, उनमें फॉरेन करेंसी का रिस्क ज्यादा हो। ठीक है? जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी सेम क्वेश्चन थोड़ी लेके जा सकते हैं। एक का सिस्टम दूसरे से डिफरेंट है, वो आपका क्वेश्चन फर्क। तो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर नहीं लेके जाना चाहिए। क्लाइंट टू क्लाइंट, हर क्लाइंट के सिस्टम के लिहाज से क्वेश्चन चेंज करें। वरना अगर स्टैंडर्डाइज लिस्ट लेके गए तो हो सकता है पहले में फॉरेन करेंसी डीलिंग नहीं थी, दूसरी बैंक या ब्रांच में फॉरेन करेंसी डीलिंग अगर हो रही है तो आप वो मिस कर जाएंगे। क्लियर?
यह है दूसरा तरीका। अच्छा बताइए, नैरेटिव नोट्स और क्वेश्चनर, इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है? क्वेश्चनर। चलिए तीसरा तरीका भी, यह है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के पीछे कंसेप्ट, हाँ जी माइंड मैप। फ्लो चार्ट के पीछे एक कंसेप्ट ये है कि ए सिंगल पिक्चर शोज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। वो कहता है ठीक है क्वेश्चनर आपका अच्छा है, नैरेटिव नोट्स की निस्बत शॉर्ट है, लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर आप एक डायग्राम की शक्ल में स्टैंडर्डाइज सिंबल्स को यूज करते हुए किसी सिस्टम को बना दे। यानी सीखने का एक तरीका तो यह नोट्स पढ़ ले, पैराग्राफ फॉर्म, नैरेटिव नोट्स। सीखने का दूसरा तरीका क्या है? पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनर। सीखने का तीसरा तरीका क्या है? माइंड मैप, फ्लो चार्ट, स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज करता है। पूरा चैप्टर एक नजर में, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा कंसेप्ट किधर है, किसका क्या रिलेशनशिप है। तो हमें क्या करना चाहिए? फ्लो चार्ट नहीं, तीनों की नहीं, फौरन कह दिया नहीं। क्यों तीनों, क्यों नहीं? हम तैयारी करेंगे। अच्छा प्रैक्टिस में बात करें, ठीक है, मैं तैयारी की बात करूं। तैयारी करते हुए नैरेटिव नोट्स भी, क्वेश्चनर भी, फ्लो चार्ट भी, तीनों। लेकिन प्रैक्टिस में क्या कहता है? आपकी नहीं कहता मर्जी आपकी। वो कंपनी के पास अगर फर्म के पास लैपटॉप हैं, अगर फ्लो चार्ट बनाने में स्किल्स है, सीखना पड़ता है काम, ये ऐसे नहीं आ जाता। ये चाइना का सॉफ्टवेयर था, ये वो तो कोरोना में सीख लिया मैंने, थोड़ा बहुत फारग होते थे, मैंने कहा मूवीज देखते हुए भी टाइम ज़ाया होना है, कोई थोड़ी काम की चीज़ सीख लेते हैं। मूवी भी देखता रहा मैं, ये भी काम करते रहे, तो इसलिए वरना इसको सीखने में टाइम। कोई भी सॉफ्टवेयर, तो ये कह रहे फ्लो चार्ट, क्योंकि स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज होने हैं। हर सिंबल का क्या मतलब है, किस जगह पे कौन सा सिंबल यूजफुल है, ये चीजें डिसाइड करना मुश्किल है। कहता है सिस्टम फ्लो चार्ट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंटिंग सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम। डायग्राम को अंडरलाइन करें, इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल, इसको भी अंडरलाइन करें। डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल। फ्लो चार्ट क्या है? ए डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल्स। फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन दे शो द डॉक्यूमेंट। हर टाइप हो, जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन आप परचेज की हो, वो शो करते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जनरेट हुई, प्रोसेस क्या हुआ और फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है। जैसे हर चैप्टर में आपका माइंड मैप बताता है कंसेप्ट कितने कितने हैं और हर कंसेप्ट में क्या क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसी तरीके से प्रैक्टिस में भी है। ये है फ्लो चार्ट। ठीक है, पहले कभी हमारे सिलेबस में होता था, अब हम फ्लो चार्ट बनाना सीखते भी थे, वो घटिया सा एक होता था पुराने ज़माने का, वो शुक्र है उसने निकाल दिया, तो वो अब हमारे सिलेबस में नहीं। लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट कैसे। प्रैक्टिस में जाएंगे ना, एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का विजियो, हम अपनी फर्म में जो फ्लो चार्ट बनाते थे सॉफ्टवेयर को, अब शायद चेंज अपडेट हो गया होगा क्योंकि अब वो 10-12 साल पुरानी बात, अब तो नए से नए सॉफ्टवेयर आ गए होंगे। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपने हाथों से बनाने, सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने सिर्फ क्लिक करना है, ये सिस्टम है। बल्कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। क्या करते हैं भला, आप नैरेटिव नोट्स के जरिए से एक दफा बना लिया, टाइप कर लिया, उसको डाला, पेस्ट किया, प्रॉम्प्ट दिया, उसने ये फ्लो चार्ट पड़ा आपका। थोड़ा सा सीधा बदला कर लिया उसको ताकि लगे कि हमने खुद बनाया, उसमें कोई मैनुअल एलिमेंट दे देते होते हैं और चल गया, बस फ्लो चार्ट बन गया। तो प्रैक्टिस में सॉफ्टवेयर के जरिए से फ्लो चार्ट बनाया जाता है, लेकिन ये दिखने में भी एक तो अच्छा कलरफुल लगता है, प्लस ये सिस्टम के पूरे सिस्टम को एक नज़र में आपके सामने ले आता है। कहता है एडवांटेज क्या है? इट इज इजी टू व्यू इंटायर सिस्टम टुगेदर इन वन डायग्राम। ठीक है, व्यू इंटायर सिस्टम को अंडरलाइन कर लें, पूरे का पूरा सिस्टम एक नजर में आ जाता है जी। लेकिन अब आप खुद देखें, एक तरफ नैरेटिव नोट्स हो, एक तरफ फ्लो चार्ट हो, किसको एक नजर देख के समय लग जाएगी? फ्लो चार्ट। यही बता रहा है आपको। इतने शेक्सपियर रह गए तो। इट प्रेजेंट सिस्टम्स इंफॉर्मेशन इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। ये लॉजिकल सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3 चीजें इंटरलिंक्ड है। डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर एक्सपर्टीज टू ड्रॉ एंड यूज फ्लो चार्ट एंड दे कैन बी कम्प्लेक्स फॉर जूनियर टीम। ये फ्लो चार्ट को ड्रा करने, नैरेटिव नोट्स को ड्रा करने के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, हर एक को ऐसे लिखना आता है, मैट्रिक में सीख लिया था, लेकिन फ्लो चार्ट बनाना नहीं सीखा था। वो कहता है इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, खासतौर पे जूनियर टीम मेंबर्स के लिए। फिर कह रहे
दे आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू अमेंड। हाँ, ये एक प्रॉब्लम होती है। एक दफा फ्लो चार्ट बन जाए उसके बाद उसको चेंज करना हो, आम चेंज करना हो ना, क्या करें, कटिंग की, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां जगह मिले लिख दिया। फ्लो चार्ट में एरोस के जरिए से चीजें लिंक्ड होती हैं। आपने एक बॉक्स को हिलाना है ना, आपकी पूरी डायग्राम मिल जाती है। तो कहते हैं इसको अमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर कमांड हो, काम आता हो, अमेंडमेंट भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जी। ये सारे मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गए। 3 मेथड हमने क्या सीखा? 3 मेथड थे, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट। 3 जी जी। फ्लो चार्ट ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव भी नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा। ये आपके सामने सिर्फ यही एक फ्लो चार्ट होगा जो हमने आपको दिया है। ये प्रैक्टिस में जब जाएंगे बड़े बड़े सफ़े होंगे, बड़े बड़े नक्शे, जैसे इंजीनियर्स के नक्शे होते हैं ना, वो बड़े बड़े नक्शे होंगे। और प्रैक्टिस में तो नॉर्मली हम इसको प्रिंट निकलवाते भी नहीं है, कंप्यूटर में भी होता है। जिधर देखना हो उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, क्लिक करते जाए। आपने ब्रॉड लेवल पे देखना, वो ब्रॉड लेवल पे फ्लो चार्ट दिखा देता है। डिटेल लेवल पे लिखना हो, क्लिक करते हैं, वो आगे खुल जाता है सारा फ्लो चार्ट। क्लियर? अच्छा, अब इसमें से वो आपको ये बता रहा है। अब देखें, ये है बहुत आसान लेकिन टाइम लगता है। ये है दिखने में अच्छा लेकिन टाइम सेविंग भी है ज़्यादा का, लेकिन ये मुश्किल है, सीखना पड़ेगा। सीख लिया एक दफ़ा, उसके बाद काम आसान। तो हम ऐसा करते हैं, मिड लेवल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कि ज़्यादा टेक्निकल काम भी ना करना पड़े, टाइम भी बच जाए। और वो क्या है? क्वेश्चनर। लेकिन फिर यहीं से अगला कंसेप्ट बिल्ड होता है। कहता है क्वेश्चनर में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पता है क्या? आपको बताइए, क्वेश्चनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या नजर आ रही? मिस रिप्रेजेंटेशन, क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल्स। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अगर कंफर्मेशन भेजते हुए उसे बैलेंस लिख दे, वो कहेगा सब कुछ ठीक है, तो जो क्लाइंट से पूछेगा वो कहेगा यस सर, यस सर, यस यस करता है। क्लाइंट में ओवरस्टेट, ठीक है, क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल। इसका इलाज उन्होंने निकाला है। जिसका कंफर्मेशन की 2 टाइप्स निकाली ना, उसका इलाज मेथड 1 मेथड 2। उन्होंने कहा ये लो क्वेश्चनर की भी 2 टाइप्स। पहली टाइप क्या है? वही कि जिसमें पूछे क्या आप कस्टमर को सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं, यानी क्वेश्चन ऐसी शक्ल में है। पहली टाइप क्या है? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। दूसरी टाइप क्या है? इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इवैल्यूएशन को अंडरलाइन करें, इस लफ्ज की वजह से फर्क है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में क्वेश्चन हम ऐसे पूछते हैं कि उसका आंसर यस या नो है। अच्छा, क्या क्रेडिट सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं, चेक करते हैं? यस। क्या परचेज रिकॉर्ड करने से पहले जीआरएन चेक करते हैं? यस। ये है पहला इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, जिसमें रिस्क है क्या? क्लाइंट में ओवरस्टेट। इस वजह से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन भी याद हुआ, इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? इसमें हम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इसका जवाब यस नो ना हो, क्लाइंट खुद बताए। यानी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में हम कंट्रोल पूछते हैं, क्लाइंट यस नो करता है कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन क्वेश्चनर में हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताते हैं, कंट्रोल एक्टिविटी क्लाइंट बताता है। जैसे आप देखिए, पहले मैंने क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में फर्क देखिएगा। अगर फर्क आपने ढूंढ लिया ना, तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा इनमें है क्या डिफरेंस। पहला क्वेश्चन क्या है? एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में कह रहा है आर क्रेडिट लिमिट्स चेक्ड बिफोर अप्रूवल ऑफ सेल्स ऑर्डर? यस। ठीक है। इसी सवाल को मैं दूसरे एंगल से पूछने लगा हूं, हाउ डू यू इंश्योर दैट गुड्स आर सोल्ड ओनली टू कस्टमर हु आर एबल टू पे? कैसे इंश्योर करते हैं कि चीजें सिर्फ उन्हीं कस्टमर को सेल हों जो पैसे अदा करने के काबिल हैं? अब इसमें कहेगा यस, नहीं सर, कह सकता है यस। क्या मतलब? नो, नहीं कह सकता। क्या कहेगा इसके जवाब में? कंट्रोल्स बताएगा कि सर हमने क्रेडिट लिमिट, समझ रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर वैल्यूएशन में क्वेश्चन में फर्क क्या? सिंपल है, क्वेश्चनर का आंसर यस नो में है और वैल्यूएशन क्वेश्चनर में कंट्रोल बताना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब वो यस नो करके जान नहीं आ सकता। दूसरी एग्जांपल,
Are purchase invoices compared with GRN before recording? Yes. Or how do you ensure that payable is recorded only for goods actually received? इसमें वो yes no नहीं कर सकता, खुद से बताएगा। सर इंश्योर करने के लिए कि वाकई गुड्स रिसीव हुई है, हम पहले GRN बनाते हैं और रिकॉर्ड करने से पहले GRN को चेक करते हैं। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद आगे एक छोटे सा कंसेप्ट बता रहा है, कह रहा है ICEQ अप्रोच प्रोड्यूसेस शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स एंड इज इजियर टू अप्लाई देन ICQ। ये बेहतर है ICEQ। However, ICEQ approach has disadvantage that question are less precise and many need more knowledge and experience on part of writer to evaluate the answer। दो को अंडरलाइन करें, एक शॉर्टर डॉक्यूमेंट ICEQ शॉर्टर डॉक्यूमेंट है, ये इसका प्लस पॉइंट बता रहा है, और लेस प्रिसाइज ये उसका नेगेटिव पॉइंट बता रहा है, और इसके साथ एक और नेगेटिव बता रहा है कि मे रिक्वायर मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मे रिक्वायर मोर नॉलेज। अच्छा, बज़ाहिर लगता है दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, ऊपर कह रहा है शॉर्टर डॉक्यूमेंट है और नीचे कह रहा है लेस प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? जो कम्प्रीहेंसिव हो। ऊपर कह रहा है छोटी डॉक्यूमेंट होगी, नीचे कह रहा है कि ये प्रिसाइज नहीं हो। असल में ये शॉर्टर डॉक्यूमेंट है, ये है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ICQ में ऑडिटर को हर एंगल को कवर करना पड़ता है, हर कंट्रोल को। ICEQ में सिर्फ खुद बताइए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ज्यादा लंबी लिस्ट होती है कि कंट्रोल एक्टिविटीज की। तो जब वह कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ICEQ में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताता है, एक्टिविटीज तो नहीं बताता, तो ऑडिटर के लिए शॉर्टर डॉक्यूमेंट होता है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टर डॉक्यूमेंट है। लेकिन क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने जवाब देना है, हाँ, उसके लिए ये तो ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टर डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू लेस प्रिसाइज। और फिर ऑडिटर को उस क्लाइंट ने जो चीजें, क्लाइंट बाज़ औक़ात रेलिवेंट और इररेलेवेंट दोनों तरह के कंट्रोल्स बता रहा होता है, क्योंकि क्लाइंट को तो उतना उसने डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ चीज़ों को जिस तरीके से ऑडिटर ने। ठीक है, ऑडिटर का नॉलेज बहरहाल रिफाइंड होता है। क्लाइंट एक ही चीज़ को बताएंगे ना, आप कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा किसी ऑडिटर से या जिसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगी ना, उससे कहेंगे ना किसी इवेंट को डिस्क्राइब करे, वो आपको सिर्फ टू दी पॉइंट रेलिवेंट, जैसे आपको ये प्रैक्टिस है इनडायरेक्टली हुई है ना कि पूरी केस स्टडी में से काम की बात कैसे चुननी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहे, आपको एहसास भी नहीं, ये स्किल आप में डेवलप हो चुकी है। प्रैक्टिस में जाएंगे मजीद, जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको सिखाएंगे ये चीज़ें। लेकिन वही इवेंट अगर आप किसी आम बंदे से कहें ना इसको डिस्क्राइब करें, वो लंबी चौड़ी कहानी सुना देगा, क्योंकि उसे नहीं पता कौन सा इवेंट ज़्यादा अहम है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। तो इसीलिए क्लाइंट जब चीज़ें बता रहा होता है वो रेलिवेंट और इररेलेवेंट दोनों बता रहा होता है, ऑडिटर को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे उस आंसर को वैल्यूएट करके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अदा करना है। क्लियर जी? ये है ICQ और ICEQ। तो दोनों में से बेहतर कौन सा हुआ? ICEQ। अब अगला क्वेश्चन मेरा आखिरी छोटा सा, क्या आप हर साल नई क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे कि पिछले साल वाली जो है उसको यूज कर सकते हैं? हाँ, इसका करेक्ट आंसर शाबाश यही था, पिछले साल वाली यूज कर सकते हैं लेकिन चेंजेस करके। वो कहता है चेंजेस सुन लो क्या करना है। अगर आप, अगला कंसेप्ट यही, क्या अगर आपने डिसाइड किया प्रीवियस ईयर्स ICQ को यूज करना है, क्या डिसाइड किया? ICQ या ICEQ दोनों में से कोई भी हो, प्रीवियस ईयर का यूज करना है, तो आपको देखना चाहिए कि वो इस साल के लिए एक्यूरेट रेलिवेंट है कि नहीं। क्या करेंगे? बहुत आसान, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1, पिछले बागे स्टोर में जाएंगे, पिछले साल की ऑडिट फाइल में से पिछले साल के वर्किंग पेपर निकाल लेंगे, पिछले साल का क्वेश्चन निकाला, एज इट इज यूज कर लें। नहीं, क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, सर सिस्टम में कोई चेंज आया है? उसने कहा सर बाकी तो ठीक है, क्रेडिट लिमिट्स वाला सिस्टम चेंज हो गया, पहले हम सेल्स ऑर्डर वाले को ही कहा हुआ था क्रेडिट लिमिट तुम डिसाइड कर लो, अब आपने पिछले साल रिकमेंडेशन दी थी ना तो हमने उसको अलग कर दिया। उनका बिल्कुल ठीक है। स्टेप नंबर 1, पिछले साल के वर्किंग पेपर में से ICQ निकाला। स्टेप नंबर 2, क्लाइंट से इंक्वायर किया, कोई चेंजेस तो नहीं है, क्लाइंट ने कहा चेंजेस है, फिर क्या करें? क्लाइंट से उस चेंजेस की डॉक्यूमेंटेशन ली, किसने अप्रूव किया है? ये सिस्टम। अप्रूव होने के बाद नया सिस्टम क्या, डॉक्यूमेंट्स बनाइए दिखाओ, बस
कि खुद चेक भी कर लेना चाहिए अपनी आंखों से। उसको क्या कहते हैं, जब आईट्रेस सिस्टम वॉक थ्रू टेस्ट कर ले ताकि चेंजेस कंफर्म हो जाए। वॉक थ्रू टेस्ट करने के बाद जो सिस्टम रिवाइज हुआ है उसकी बेस पे अपने क्वेश्चनर को भी रिवाइज करे, और अगर सिस्टम इंप्रूव हुआ है तो कंट्रोल लिस्ट रिवाइज होके कम हो जाएगा, और सिस्टम पहले से भी घटिया हो गया अगर तो कंट्रोल लिस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉक थ्रू टेस्ट में तो सारा पता चल जाएगा। करिए फिर से, अगर पिछले साल का क्वेश्चनर यूज करना हो क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1 पिछले साल की फाइल से क्वेश्चनर निकाल ले। स्टेप नंबर 2 क्लाइंट से इंक्वायरी कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 क्लाइंट ने इंक्वायरी में जो चेंज कहा है उसके डॉक्यूमेंट ले लें। स्टेप नंबर 4 उसको वॉक थ्रू टेस्ट के जरिए अपनी आंखों से देख के आए। स्टेप नंबर 5 आंखों से देख लें, उसके बाद कंट्रोल लिस्ट को रिवाइज कर लें। सिस्टम इंप्रूव हुआ है पिछले साल की निस्बत, कंट्रोल लिस्ट कम हो जाएगा। सिस्टम डाउन हुआ है, बढ़ जाएगा। वॉक थ्रू टेस्ट पता है ना क्या होता है? सिस्टम के ट्रांजैक्शन, वो सेल्स ऑर्डर सिस्टम है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को देखना। चलिए, अच्छा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 और 14 पढ़ के आए हैं? कितने स्टूडेंट पढ़ के आए हैं? कोई एक चीज भी नहीं थी क्या? मैं भी नहीं हो, वैसे है तो बता दें। सारी पहले पढ़ी हुई थी, डिस्कस करने की जरूरत है। इसमें तो एक चीज, अब जो सिस्टम ये 70% पढ़ा हुआ है आपने, सिर्फ 30% आपके लिए नया होगा। अब जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? स्मॉल एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन। अच्छा, इसको कंपेयर करना है आपने, फर्क रखना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। जो चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो क्वेश्चन आए ना तो आपने वो चैप्टर 11 में जाना है। स्मॉल एंटिटी कौन सी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जिनमें नॉर्मली ओनर्स ही बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें नॉर्मली ओनर्स ही बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, स्मॉल एंटिटी। वो कह रहा है बड़ी कंपनीज का ऑडिट तो आपने सीख लिया, बड़ी कंपनीज का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सीख लिया। छोटी कंपनी का ऑडिट अगर आपको मिल जाए, आप उसे क्या कहेंगे? ये मैंने नहीं कर सकता, ये मैंने सीखा ही नहीं हुआ, ये नहीं ये नहीं करना। बल्कि छोटे क्लाइंट्स तो बाज़ औक़ात ज्यादा होते हैं, इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल बन जाता है। छोटे छोटे क्लाइंट की बिलिंग जो है मिलके बड़े क्लाइंट के, अब तो बड़ा क्लाइंट नहीं मिल रहा, छोटे क्यों चले जाए? काम तो करना है ना। बड़ी फर्म नहीं मिल रही, छोटी फर्म मिले, काम तो उनके पास भी है। स्टैंडर्ड तो सारे उधर भी अप्लाई हो। IFRS तो आपने तो अपनी फर्म थोड़ी है हमारी, उधर जाना है 3 साल 3.5 साल गुजारने हैं, निकल जाना। कल्चर अच्छा होना चाहिए। फर्म के बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। खुद बताया भाई, घर बड़ा छोटा होना जरूरी है कि साफ सुथरा होना जरूरी है? साफ सुथरा। उसमें जो लोग हैं उनका आपस में ताल्लुक कैसा है, बहन भाइयों का, वालिदैन का, ये ज्यादा जरूरी है कि नया घर हो, ये जरूरी है। शाबाश, नया घर। कई बात चीजें सीखी, बड़ा टाइम लगेगा आपको। इंटरनल कंट्रोल स्मॉल एंटिटीज, कहते हैं स्मॉल एंटिटीज में भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वैल्यूएट तक देखिए। स्टैंडर्ड कहते हैं, मैंने इस बात भी आपको नहीं बख्शना कि आप ये कहें तो बड़ा क्लाइंट था उस पर तो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल ऑफ, छोटा क्लाइंट था। कहते हैं नहीं, वैल्यूएशन जरूर करें। हाँ, वैल्यूएशन के बाद आपको लगे कंट्रोल सही नहीं है, ना रिलाई करें, कंट्रोल रिस्क बढ़ा, सब्सटेंटिव से बढ़ा दें। लेकिन जितने प्रोसीजर्स मैंने कहे हैं अप्लाई, चाहे बड़ा क्लाइंट है, रिक्वायरमेंट याद रखें स्टैंडर्ड की, बड़ा कुछ अप्लाई होते हैं। जहां पे फर्क होगा वहां पे स्टैंडर्ड खुद बता देता है कि स्मॉल एंटिटी के केस में ये काम नहीं करना। जैसे यहां पे उसने खुद बता दिया कि स्मॉल एंटिटी का ऑडिट कैसे डिफरेंट है। यहां पे क्या बता रहा है? स्मॉल एंटिटी यानी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन में लफ्ज़ स्मॉल एंटिटी यूज नहीं करेगा, लेकिन कह देगा कि एक छोटा सा क्लाइंट है, उसके 2 ओनर्स हैं और 5 लोग काम करते हैं उनके नीचे, छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है। चलें भाई, स्मॉल आपको क्वेश्चन के जैसे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी वो क्लियरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज नहीं करता था, नाम से पता चल जाता था एक तो, और दूसरा फिर कहता था चैरिटी वसूल कर रहे हैं, डोनेशन बॉक्सेस लगाए हुए हैं वगैरह वगैरह। तो इसी तरह क्वेश्चन में आपने
पहले तो ये देखना होगा केस स्टडी के अंदर, अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन सेट करता है कि क्या ये स्मॉल एंटिटी है, वो क्लियरली पता चल जाएगा। जब भी कंपनी है तो प्रोबेबली लार्ज होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है तो स्मॉल होगी। हाँ, कभी कभार अगर उसने कह दिया कि कंपनी है लेकिन सिर्फ छोटा सा स्टाफ है, थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी है, छोटा सा स्टाफ है, तो आपने क्या करना है, इसको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा जरूर, आपको ज्यादा जजमेंट नहीं यूज करनी पड़ेगी। स्मॉल एंटिटी में कह रहा है जब आप कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तो सुन लें, आपको क्या चीजें जहन में रखनी है। पहली चीज, फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ स्मॉल एंटिटी। स्मॉल एंटिटी के फीचर्स क्या है? पहला फीचर, देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हाँ, स्मॉल एंड, अब इससे एग्जांपल हम क्या जहन में रखेंगे, हमारे घर के करीब जो बेकरी है ना, जिससे डबल रोटी अंडे खरीदते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। अगर वो कहे भाई उसका दिल नहीं करता कि उसका भी ऑडिट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, उसका भी हम कहेंगे हम ख्वाहिश पूरी करेंगे आपकी भी। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल से, हाँ, फीस में 2 बिस्किट और 1 जूस मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्मॉल एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स क्या है? कहता है एक्टिव, इसमें ओनर्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। नॉर्मली तो बड़ी कंपनी में क्या होता है, ओनर्स डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें कहता है ओनर्स खुद इन्वॉल्व होंगे और इसमें कोई डायरेक्टर्स नहीं होंगे या रिटन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, वो खुद ही डायरेक्टर, खुद ही मैनेजर। इसको नाम देते हैं ओनर मैनेजर। ओनर मैनेजर एक लफ्ज बोलते हैं। ओनर मैनेजर से मुराद है वो ओनर जो मैनेजर भी है या वो मैनेजर जो ओनर भी है, ओनर मैनेजर। कहता है इसमें आपने उससे जाके ये नहीं पूछना आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किधर है, वो एक लगाएगा। ना ही आपने ये पूछना है कि एम्प्लॉय को आपने रखा है, अपॉइंटमेंट लेटर किधर है, परचेज मैनुअल किधर है, सेल्स मैनुअल किधर है, परचेज ऑर्डर क्या है, सेल्स ऑर्डर क्या है। वो कहेगा कुछ भी नहीं, ये कॉपी मेरे पास पड़ी है, जिससे लेना देना है उसका साथ। सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, डबल एंट्री सिस्टम, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है ही नहीं उनके पास। वो कहता है जी कोई रिटन कोड ऑफ कंडक्ट, मैनुअल, डायरेक्टर्स वगैरह कोई नहीं होने, वही खुद ही है जो है ओनर। Therefore, entities control environment and risk assessment will depend on integrity and competence of such person. इसलिए उस एंटिटी में जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो एक ही, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वही है पर्सन। सेग्रीगेशन ड्यूटी बिल्कुल नहीं सही, अगली बात यही कर रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओवरसाइट, वो चील की आंख रखता है। कोई एम्प्लॉय बैठा ना फारिग, पकड़ लेता है उसको, एम्प्लॉय के बाज की नहीं, चील की, चल चील भी रहे, शिकरे की आंख, शिकरे की आंख। कोई एम्प्लॉय खाना खाते हुए 20 से 25 मिनट हो जाए, फौरन उसे कहेगा भाई तुम्हें 2 घंटे हो गए खाना खाते हुए। ऐसे नहीं होता। ओवर भाई हर एम्प्लॉय में नजर रखता है कि नहीं? कोई एम्प्लॉय फारिग बैठा हो, उसे कहेगा ये ठीक करना शुरू कर दे। हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओवरसाइट है कि नहीं? कह रहा है देयर मे नॉट बी फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं यूज होगा। अब उसे कहे ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हैं कि इन्वेंट्री सिस्टम स्टैंड अलोन है, वो कहे कोई भाग जाओ, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्मल नहीं है। ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू बाय ओनर मैनेजर आर की फीचर ऑफ स्मॉल एंटिटी। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो पहले ऑथराइजेशन ये देगा। शेख साहब उधार लेने के लिए आएंगे तो एम्प्लॉय फौरन उधार नहीं देगा, फौरन ही खड़े खड़े पूछेगा सर दे दें, वो उधर ही खड़े खड़े ऑथराइजेशन दे रहा होगा। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का रिव्यू भी फौरी कर रहा होगा। कौन नमाज पढ़ने के लिए गया और 1 घंटे बाद आया, ठीक है, हाँ, फिर आके कहने का सब पेट खराब था मेरा इसलिए। तो ये परफॉर्मेंस रिव्यू और ऑथराइजेशन फौरन कर रहा होगा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह। लेकिन ये जो उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है ना, ये 2 धारी तलवार है, ये प्लस भी है माइनस भी है। जिसे हम कह रहे हैं ना इफेक्टिव ओवरसाइट बाय मैनेजमेंट, ऑन द स्पॉट ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, उसी में रिस्क मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का भी है कि अगर वो कंट्रोल्स को खुद बाईपास करना चाहे, हाँ क्या होगा उसका अपना, नहीं ठीक है बिल्कुल अपना ही है, लेकिन हो सकता है ऑडिट इसलिए करवा रहा हो बैंक से लोन लेना है, तो हमने तो फिर बैंक के भी कंसीडर करना है ना। रिस्क या प्रॉब्लम्स क्या होती है स्मॉल एंटिटी में, सुन लें, ये उसने फीचर्स बताए, इस फीचर से ही हम कुछ प्रॉब्लम्स डिराइव करेंगे। पहला,
मैनेजमेंट में लैक द एक्सपर्टीज नेसेसरी टू कंट्रोल एक्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल एंटिटी में। जो ओनर होते हैं ना, याद रखिएगा, वो बिजनेस में चाहे एक्सपर्ट हो, बिजनेस में इतने एक्सपर्ट हो कि चाहे 1000 रुपए को करोड़ में बदल दें, लेकिन उनके पास कंट्रोल के हवाले से एक्सपर्टीज नहीं होंगी। उनको लगता है कंट्रोल सिर्फ एक चीज का नाम है, कैश के ऊपर कंट्रोल कर लो। हालांकि इन्वेंट्री पे कंट्रोल ज्यादा अहम है, क्योंकि कैश के ऊपर मिस एप्रोप्रिएशन उनका ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से नहीं होगी, लेकिन इन्वेंट्री में होगी। भाईजान को जरा सा झाड़े चुपके से, जैसे ही वो ओनर नमाज पढ़ने जाएगा 2 बिस्किट खा लेगा। कोई भाई ये वाला जो छुट्टी पे है उसकी बात कर रहा हूँ। भूख लग जाती है, हाँ, जब डांट पड़ती है फिर तो भूख ज्यादा लगती है। एडिक्वेट ऑडिट। अच्छा, फिर इसके बाद मैनी कंट्रोल एक्टिविटी जैसे सेग्रीगेशन ड्यूटीज वो नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? स्मॉल एंटिटी भूल गए, नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इन स्मॉल एंटिटी। फिर एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट बी अवेलेबल। ऑडिट ट्रेल, क्यों ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं है। क्या गुड सीड नोट बन रहा होगा? सप्लायर इनवाइस हो रही होगी? नहीं। सुबह वैन आती है, सारा माल उधर, वो ज़बानी कलामी वो लिखता है, बस ज्यादा से ज्यादा वो इनवाइस के ऊपर साइन करवा लेते हैं। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच, कौन सी ऑडिट अप्रोच? क्या कैश यूज करेंगे? उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम भी प्रॉपर नहीं और डबल एंट्री तो है ही नहीं। कैट्स क्या, बाकी प्रोसीजर रूटीन के भी मुश्किल होगा। हाँ, ऑडिटर फिर क्या करेगा? कंट्रोल्स में लेस रिलायंस और ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसेस। यानी ये सारे फीचर्स और मसले मसाइल डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि स्मॉल एंटिटी में कंट्रोल की तबाही फ्री होती है, उस पर रिलाई, कंट्रोल पे रिलाई नहीं करना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने हैं। स्टॉक काउंट भी 100% कर लें, कितनी बोतलें हैं, कितने बिस्किट, कितने केक, 100 पर क्या करा, 15 मिनट में स्टॉक काउंट हो जाना सारा। तो कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करना स्मॉल एंड। भाई क्लियर? ये था हमारा चैप्टर 12 जी। अच्छा, मैनेजमेंट लेटर के अंदर हम एक तो लिखते हैं ना वीकनेस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर सजेशन भी लिखते हैं। ये जो हम क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर वो एक पॉइंट होता था ना उसका, गिव रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव, ये उसकी बात कर रहा है। वो जो फॉर्मेट था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर थे ना, उसमें जो मैनेजमेंट लेटर है उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि सजेशंस फॉर रेमेडियल एक्शन। रेमेडियल का मतलब रेमेडी, रिकमेंडेशन, सजेशंस दीजिए। तो वो सजेशंस भी हमारे, जब हम कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं तो सजेशन भी देते हैं, वो भी उसका हिस्सा। ठीक है। ऑडिट ट्रेल और वॉक थ्रू टेस्ट में क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब है सारे ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, और वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब है ऑडिटर चेक करता जाए कि वो अवेलेबल हैं कि नहीं। हाँ जी, यानी वॉक थ्रू टेस्ट इंश्योर करता है ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है कि नहीं, उसकी चेकिंग के लिए। क्लियर जी? चलिए फिर 10 मिनट की करते हैं ब्रेक, आप चाय शाय पी लें, फिर उसके बाद किसी स्टूडेंट की क्लास तो नहीं है ना इसके बाद? कोई क्लास नहीं ना? कितने स्टूडेंट्स की FR2 की क्लास है इसके बाद? अच्छा, कल तो आप जरा नहीं, एक ने हाथ नहीं उठाया, मैं यही देखना चाह रहा था। तो कल कब आपने बताया? कोई नहीं बताया था। चले बहरहाल, कोई नहीं। अगर क्लास थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाए ना 10-15 मिनट, तो आप लोग जा सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा चैनल ये लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है जी? अच्छा, वो 11:30 हैं, वो 11:30 10-15 मिनट मैंने ज़्यादा लेने से ज़्यादा मैंने इतना मैं नहीं पढ़ा सकता, बट ठीक है। चलिए जी, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं।